तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 का प्राइवेट का इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं बेसिकली। तो देखिए, शेयर्स जो है वैसे तो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो चलो इसमें भी कर लेते हैं। देखिए, शेयर्स बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा परचेज कर लेते हो, दैट इज़ शेयर। ठीक है, यानी कि आपकी शेयरिंग है उस कंपनी के अंदर। लाइक अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप शेयर्स परचेज कर सकते हो। और इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो, लेकिन आप क्या कंट्रोल मतलब आपका शेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आप उस कंपनी के अंदर अपने डिसीजंस वगैरह कर सकें। ठीक है, एक कंपनी के अंदर आप तभी डिसीजंस वगैरह अपने या अपनी मनमानी कर सकते हैं जब आपके पास उसके 50% से अबव शेयर्स हों। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब देखें, डिबेंचर्स बेसिकली बॉन्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर्ड होते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली सिक्योर्ड होते हैं किस तरीके से कि अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है जिसके आपने बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, तो वो अपना एसेट्स या अपने असासे सेल करके आपको आपकी जो अदायगी है वो कर देती है। ठीक है, यानी कि जो आपने बॉन्ड परचेज करते वक्त जो पेमेंट दी थी वो आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना इसका मतलब कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि कंपनी का बॉन्ड खरीद के कंपनी को आप उधार दे रहे होते हो। अच्छा, बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं किस तरीके के हैं। देखें, इसमें ये होता है कि एक मतलब समझिए ये बॉन्ड है। ठीक है, इसके अंदर एक कूपन रेट होता है जैसे 8%। अब बॉन्ड जो यूजली होते हैं 100 रुपीज़ के। ठीक है, या अब ये क्या 8% कूपन रेट क्या होता है कि आपको 100 रुपीज़ का 8% हर साल कंपनी देगी जब तक कि उसकी मेच्योरिटी है। लेट्स सपोज कि अगर बॉन्ड की मेच्योरिटी 5 ईयर्स है, मेच्योरिटी क्या होती है कि ये 5 ईयर्स के बाद कंपनी आपसे ये बॉन्ड वापस परचेज कर लेगी और आपने जो ये 100 रुपये मतलब 100 रुपये से खरीदा था वो 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको आपका लैंड किया हुआ पैसा या आपका उधारी का पैसा कंपनी वापस कर देगी। मतलब कंपनी ने जो उधारी ली है आपसे वो आपको वापस कर देगी और आपसे बॉन्ड वापस खरीद लेगी। ठीक है, तो ये सीन होता है। तब तक के लिए आपके पास ये बॉन्ड पड़ा रहता है और चाहे तो आप उसको कैपिटल मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी और को बेच देंगे बॉन्ड, कंपनी को नहीं बल्कि किसी और बंदे को जिसको चाहिए हो, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, तो अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो हमने जान लिया कि बॉन्ड्स और शेयर्स क्या होते हैं या डिबेंचर्स एंड शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई भी मॉर्गेज कोलैटरल या ऐसे वगैरह कोई भी चीज़ प्लेज नहीं होती। ठीक है, अगर कंपनी कल को बैंकरप्ट हो जाती है और आपके पास बॉन्ड नहीं है, कंपनी का डिबेंचर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपके पैसे गए। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट, आई मीन रीडिंग द क्वेश्चन. Sana & Co. Was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh. ठीक है, divided into this is 5 million and divided into 5 lakh ordinary shares. ठीक है, उनका अथोराइज कैपिटल यानी कि उनकी जो टोटल वर्थ है उस पूरी कंपनी की वो है 5 मिलियन। ठीक है, जो कि 5 लाख के शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर जो है 10 रुपये का। ठीक है, तो ऑब्वियसली 10 का मल्टीप्लाई करोगे 5 लाख से, तो दैट इज़ 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन आपके पास निकल के आ जाएंगे, विच इज़ द टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, या टोटल मार्केट कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर लिखा हुआ है द कंपनी ऑफर 20,000 शेयर्स टू द पब्लिक पेबल इन फुल एंड एप्लीकेशन फुल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो ये सीन क्या होता है कि जब कंपनी न्यू पब्लिक जाती है, पब्लिक जाने यानी कि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाती है, तो उसको एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं। ठीक है, इनको हम अंडर राइटर भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी को हेल्प आउट करते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या उनकी टोटल वर्थ फाइंड आउट करने पर में, और उसके अलावा उनको शेयर्स उनके खरीद के फिर आगे कैपिटल मार्केट के अंदर सेल करते हैं। ये बेसिकली जो डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदते हैं और फिर आगे इनको जो है मतलब डिस्काउंट मतलब उनकी पार वैल्यू से या जो उनकी फेस वैल्यू है उस जो फेस वैल्यू क्या है जो कि शेयर के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, जैसे 10 रुपये, दिस इज द फेस वैल्यू या पार वैल्यू ऑफ द शेयर, तो उससे ज़्यादा मुनाफे में बेच की कैपिटल मार्केट के अंदर प्रॉफिट हासिल करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो उनको पूरा मतलब वो कर सकें कि उनकी वैल्यूएशन कर सकें। वैल्यूएशन करना बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी जब नई आती है तो कंपनी को मतलब लोग जानते नहीं है उस कंपनी को। एक नई कंपनी उससे अपना IPO लॉन्च किया। IPO क्या है, दिस इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है शेयर्स को इशू किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कंपनी को कोई नहीं जानता, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो अच्छी खासी रेपुटेशन होती है मार्केट में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो आगे इनके
शेयर्स वगैरह चीज़ें सेल कर मतलब करने में हेल्प आउट करता है उनकी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये प्रोसेस होता कैसे है कि सबसे पहले लोग जो है एप्लीकेशंस देते हैं कि भाई मुझे इतने इतने शेयर्स परचेस करने हैं, कोई कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस वगैरह दे रहा होता है, और एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे भी ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जितने पैसे के इन लोगों को शेयर्स चाहिए होते हैं। अब और बाज़ों का कंपनी बोल रही होती है कि मुझे सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो लेट्स सपोज के 25,000 शेयर्स की आ जाती है। तो कंपनी क्या करती है, और ज़ाहिर सी बात एप्लीकेशन आएगी तो उसके साथ पैसा भी आ जाएगा, तो पैसा आया 25,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी को इशू करने से 20,000 शेयर्स। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, ठीक है, यानी कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों ने जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं और कंपनी शेयर्स की जो क्वान्टिटी है वो कम है, ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब इसका वाइस वर्सा हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में कंपनी जो है 20,000 शेयर्स इशू कर लेती है, बाकी जो 5,000 शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसा आया था वो रिफंड कर देती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसकी पहली एंट्री हम क्या बनाएंगे कि एप्लीकेशन के थ्रू जितना पैसा है वो हम दिखाएंगे कि वो बैंक के अंदर गया, ठीक है। कंपनी का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा बैंक के थ्रू ही होता है, तो इसमें हम बैंक को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जब भी पैसे आएंगे या जाएंगे। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाई कि ये के लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उसके अगेंस्ट कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, ऑब्वियसली बैंक के अंदर पैसा गया तो वो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट क्या है, बैंक के अंदर कैश जो पड़ा हुआ है वो क्या है, दैट इज़ द एसेट, ठीक है, एसेट है कंपनी का। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 लाख शेयर्स इशू, 5 लाख शेयर्स में 5 मिलियन कैपिटल जो है वो तकसीम है। द कंपनी ऑफर 20,000 शेयर्स, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, ठीक है। और ये जो कि इन फुल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि 20,000 पूरी ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुई ना अंडर सब्सक्रिप्शन हुई, 20,000 शेयर्स जो है वो। अच्छा, ये हमने आगे नहीं पढ़ा, आगे लिखा हुआ था बैंक ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म्ड दैट द एप्लीकेशन ऑफ फॉर 25,000 शेयर्स वर रिसीव, ठीक है। तो यानी कि क्या, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है और 5,000 शेयर्स के मज़ीद पैसे आ चुके हैं कंपनी के पास, ठीक है, तो वो रिफंड करेगी कंपनी। अब पहले तो हम ये दिखाएंगे कि 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट कितना पैसा आया बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर कंपनी के। तो 20,000 शेयर्स बिके, ठीक है। एक शेयर जो था वो 10 रुपये का था, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 दैट वुड बी अच्छा, कंपनी के जो टोटल शेयर्स बिके थे, हमने अभी बात की कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई थी, तो ये 25,000 शेयर्स कंपनी के अगेंस्ट 25,000 शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आए थे कंपनी के पास, ठीक है। क्योंकि 20,000 शेयर्स तो कंपनी ऑफर कर रही थी, लेकिन 25,000 के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आ गई, तो 25,000 शेयर्स के अगेंस्ट पैसे भी एप्लीकेशन के साथ, मैंने आपको बताया कि पैसे भी आएंगे, ठीक है। सो कितने हो गए, ये 2,50,000 रुपीज़ आ गए, ठीक है। और ये कितने के लिए आए, मतलब किसके लिए आए, 25,000 शेयर्स के लिए आए। अब इसको क्रेडिट क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट करोगे एप्लीकेशंस को, ठीक है, जिनके अगेंस्ट ये पैसे आए, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स। और ये भी कितने से क्रेडिट होंगी, ऑब्वियसली 2,50,000 से, ठीक है। फिर डेबिट और क्रेडिट आपका हमेशा बराबर होता है। अच्छा, अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा आगे थोड़ा पढ़ते हैं ताकि कुछ पता चले। फिर आगे लिखा हुआ है कि भाई अच्छा फुल हुआ था और फिर 25,000 जो है वो 5,000 की मतलब मज़ीद जो है शेयर्स के लिए पैसे आ गए। तो अब आप क्या करोगे कि एप्लीकेशंस को क्रेडिट करोगे और उनके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर दोगे, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा कि एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स जो है ये क्रेडिट साइड पे यानी कि प्लस में है, ठीक है। और ये जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो एप्लीकेशन को। ये बिल्कुल ही जो है आपका इक्विटी की तरह वर्क करता है, कैपिटल अकाउंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ब्लर हो गया, लेट मी जस्ट फिक्स इट। अच्छा, अब एप्लीकेशन कितनी आपने यहाँ पे मतलब कितनी एप्लीकेशन के थ्रू मतलब कितनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपने शेयर्स इशू करने, सिर्फ 20,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि 20,000 शेयर्स कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे हम जो है वो एप्लीकेशंस को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। और कितनी एप्लीकेशंस के लिए हम मतलब कितनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने शेयर्स इशू करने हैं, सिर्फ 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के अगेंस्ट, ठीक है। और एक शेयर 10 रुपये का हम इशू कर रहे हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 2 लाख, ठीक है। और शेयर्स कितने के इशू होंगे, यहाँ पे 20,000 शेयर्स इशू होंगे और उनकी जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपीज़ ऑब्वियसली, ठीक है। अब बाकी जो एप्लीकेशन, अच्छा ये देखें यहाँ पे ये प्लस में 2,50,000 है, ये माइनस 2 लाख आ गया, तो बाकी एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन का अकाउंट कितना बच गया, 50,000 अभी भी आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है, ये अकाउंट। अब आपने जो इसको टोटली क्लोज करना है, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपने जो शेयर्स इशू करने थे 2 लाख मतलब 20,000 शेयर्स वो आपने इशू कर लिए, बाकी 5,000 शेयर्स की जो एक्सेस में पेमेंट आ गई थी वो पेमेंट आपने अभी वापस कर देनी है, ठीक है। तो वो वापस कैसे होगी, अगेन आप जो है वो
एप्लीकेशन को डेबिट करोगे और इस दफ़ा जो है 5000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए जो पैसे आए गए थे वो आप, क्योंकि क्या हुआ था कि आपको मैंने बताया कि 25,000 शेयर्स के लिए पैसे आए थे, जबकि आप जो सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये इसमें से जो 20,000 शेयर्स आप इशू करोगे, बाकी जो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं उनके अगेंस्ट जो पैसे आए थे वो पैसे आप रिटर्न कर दोगे या रिफंड कर दोगे, ठीक है। तो ये सीन हो रहा है टोटल, पूरा, ठीक है। सो 5,000 इंटू 10 दैट इज 50,000, ठीक है। 50,000 से एप्लीकेशन यहाँ पे ये फिर से माइनस में आ गई, तो ये प्लस 2,50,000 है, माइनस 2 लाख दैट इज 50,000, प्लस 50,000 दैट इज प्लस 50,000 में माइनस 50,000 दैट इज जीरो। तो एप्लीकेशन का अकाउंट पूरा जीरो हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट क्या करोगे, बैंक को, ऑब्वियसली बैंक से जो है पैसे निकलेंगे और ये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। 50,000 निकल के रिफंड हो गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ से बैंक अकाउंट से 50,000 चले गए जहाँ से आए थे, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो भाई आगे लिखा हुआ है कि द कंपनी अलॉटेड द ऑफर्ड शेयर एंड रिफंडेड द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस, ठीक है। जो एक्सेस में 5,000 शेयर्स के लिए जो पैसे आए थे वो हमने रिटर्न कर दिए, विच इज़ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ हमें एक्सेस में आया था, वो हमने रिटर्न कर दिया, अपनी बैंक अकाउंट से 50,000 फिर से क्रेडिट कर दिए। अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कंपनी ने कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड की अपने पूरे अरसे में, ठीक है। तो सबसे पहले पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इशूड 6,000 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ₹15 ईच फॉर कैश, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो पार वैल्यू पे आपने दिखानी होती है। अगर क्रेडिट हो रहा है, अगर शेयर ज़्यादा पैसे में बिक रहा है, अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा पैसे में, जैसे 10 रुपये उसकी पार वैल्यू है तो 15 रुपये में जा रहा है, तो वो जो 5 रुपीज़ जो है ऊपर आ रहे हैं, 10 रुपये के ऊपर जो 5 रुपीज़ आ रहे हैं, या 15 माइनस 10 दैट इज़ 5, तो वो 5 रुपीज़ आप एज अ प्रीमियम शो करते हो, ठीक है। और इसका अगर वाइस वर्सा लें तो डिस्काउंट शो करोगे। जैसे अगर 10 का शेयर है, 10 का उसकी पार वैल्यू है 10 रुपीज़ की, और आपने शेयर बेचा 8 रुपये में, तो ये क्या होगा कि आपने डिस्काउंट में सेल किया। डिस्काउंट जो आपका डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, प्रीमियम आपका क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आपने 6,000 शेयर्स दिए, और ये किसके लिए दिए, कैश के लिए, ताकि आपके पास कैश है। और कैश कहाँ आता है, बैंक के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या डेबिट क्या करेंगे, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। कितने शेयर्स आपने बेचे कैश के लिए, ये आपने जो है वो 6,000 शेयर्स अलॉट किए या बेचे, ठीक है। तो 6,000 शेयर्स और एक शेयर 6,000 शेयर्स और एक शेयर जो आपको 15 रुपये का गया, तो 6,000 मल्टीप्लाई 15, देख लेते हैं इसको कैलकुलेटर में करके। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आ गए 90,000, ठीक है। सो 90,000 यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, ये आ गए आपके 90,000। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ऑब्वियसली जो आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो शेयर्स जो इशू किए थे वो पहले तो आप पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे उनकी, ठीक है। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 60,000, ठीक है। और फिर प्रीमियम यहाँ पे एक रिकॉर्ड करोगे। मैंने आपको बताया था कि जब पार वैल्यू से ज़्यादा में शेयर बिकते हैं तो प्रीमियम रिकॉर्ड होता है। शेयर्स आप हमेशा पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। उसकी पार वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये पे शेयर्स ही रिकॉर्ड करोगे। तो प्रीमियम कितने का मिला आपको, 10 रुपये की उसकी प्राइस थी, 15 रुपये में बिका, तो प्रीमियम आपको मिला 5 रुपये का, ठीक है, पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे। तो ये कितने हो गए, 6,000 शेयर्स थे, एक शेयर पे जो है वो 5 रुपये का प्रीमियम मिला, तो 6,000 मल्टीप्लाई 5 दैट वुड बी 30,000, ठीक है। सो 30,000 यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे, तो 60 प्लस 30 दैट इज 90, तो आपके क्रेडिट और डेबिट सेम है, ठीक है, बैलेंस है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री तो हमने कर ली, इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि इशूड 3,000 शेयर्स टू द प्रमोशन एट पार इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विस, सॉरी प्रमोटर्स लिखा हुआ है, देयर इज नॉट प्रमोटर, प्रमोशन, देयर इज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, दीज आर द बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु are the top level executive and who have the authority to make decisions for the company, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं या ह्यूजली इन्वेस्टेड होते हैं। तो क्या है कि कंपनी ने इनको 3,000 शेयर्स अलॉट किए एट पार पे अलॉट किए इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विस फॉर द कंपनी, ठीक है, ऑफ द कंपनी, यानी कि उन कंपनी ने कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया होगा या कोई मेहनत कर ली होगी, तो इसकी वजह से उन लोगों को, अच्छा ये बेसिकली फाउंडर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने कंपनी बनाई हो और फिर कंपनी को आगे तक लेके गए, ठीक है। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये प्रमोटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो इनको भी बेसिकली शेयर्स एज अ रिवॉर्ड की तौर पे हम कंपनी जो इनको भी शेयर्स अलॉट करती हैं ताकि इनका दिल और बना रहे, क्योंकि अगर आप शेयर्स आपके पास आ जाते हैं कंपनी के, तो उसका मतलब कि आप शेयर कंपनी के ओनर और पार्शियल ओनर हो, ठीक है। और अगर ज़्यादा मिकदार में तो ज़्यादा
मकदार में आप जो है उसकी मतलब ओनरशिप में हो। और अगर ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका मतलब कि आपके शेयर्स भी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपके शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसका मतलब कि आप और ज़्यादा वेल्दी होगे, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब इसको हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का, ठीक है। यानी कि अगर स्टार्टिंग कंपनी जब शुरू हुई तो उसको शुरुआत मतलब शुरू करते वक्त या इंट्रोडक्शन पीरियड के अंदर जो थी, तो उस वक्त क्या क्या एक्सपेंसेस आए, दैट इज़ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीलिमिनरी का मतलब ये होता है इंट्रोडक्टरी, तो वो उसमें हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और ये हमने शेयर्स के थ्रू एक्सपेंस किया है, कैश के थ्रू एक्सपेंस नहीं किया, तो शेयर्स जो यहाँ पे क्रेडिट होंगे हमारे यहाँ से कैश की जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। और ये कितने शेयर्स हमने दिए थे, देखिएगा एक और दफ़ा, ये हमने दिए हैं 3000 शेयर्स, ठीक है। और पार्ट पे दिए हैं, सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 30,000, राइट। तो यहाँ पे 30,000 को डेबिट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रेडिट करोगे, शेयर्स, ठीक है, जो आपने शेयर्स के थ्रू ये पेमेंट की, ठीक है। तो ये आ गया 30,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब दूसरी एंट्री किसकी है, दूसरी आपके पास ये थर्ड वाली एंट्री, ये आखिरी एंट्री है, इसमें लिखा गया इशूड 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100। अच्छा, ये 12% क्या, ये कूपन रेट है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो कूपन रेट है ये 12%। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी हम नहीं उसको देखेंगे क्योंकि महीना साल पूरा नहीं हुआ है, तो जब साल पूरा होगा तब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री डलेगी। तो अभी फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे, अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि डिबेंचर बिकने पर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया, और जब हम डिबेंचर को रीपरचेज करेंगे उसकी मैच्योरिटी के बाद या उसके टेन्योर के बाद, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन या गेन ऑन रिडम्पशन, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे जब हम वापस उसको परचेज करेंगे तो हमें ये डिस्काउंट में बिकेगा या हमें ये प्रीमियम में बिकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखनी होती है जब भी हम एक डिबेंचर की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि 12% डिबेंचर है, 5,000 डिबेंचर आपने भेजे, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, और आपने ये 95 रुपीज़ पे दिए, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में दी, ठीक है, कैश पे। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि रीपरचेस कितने में करेंगे, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि 100 रुपये में किए, ठीक है। और या हो सके कि हम इसकी एंट्री ना भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया। तो यहाँ पे हमने बैंक को डेबिट कर दिया। डिबेंचर्स कितने थे, डिबेंचर्स थे आपके टोटल 5,000 के, ठीक है। 5,000 के डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर की प्राइस वो 100 रुपये है। सो 5,000 डिबेंचर्स की आपको जो है 95 रुपीज़ मिले, ठीक है, क्योंकि आपने 95 रुपीज़ का बेचा, जबकि जो है 100 रुपये के थे, ठीक है। सो 95 के थे, 5,000 मल्टीप्लाई 95, ये कितने हो जाएंगे, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर कर लेते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 95, ये हो गया आपके 4,75,000, ठीक है। सो 4,75,000 यहाँ पे आ गए, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा आपने जो इसको डिस्काउंट में सेल किया, ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया पर डिबेंचर। तो 5,000 डिबेंचर पे कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 5 मल्टीप्लाई 5,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट वुड बी 25,000। सो 25,000 का टोटल आपने डिस्काउंट दिया डिबेंचर्स को सेल करते वक्त, ठीक है। अब ये नहीं लिखा हुआ कि हमने इसको जो है परचेस कितने में किया, तो हम उसकी एंट्री स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं हुआ है कि कितने में परचेस किया कंपनी ने वापस, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी, अदरवाइज ये लॉस ऑन रिडम्पशन या गेन ऑन रिडम्पशन वाली एंट्री पास होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर कितने पेबल हैं, पेबल क्यों है, क्योंकि आप इसको ये आपने उधारी का पैसा लिया, तो उधारी का पैसा हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोन लेते हो, लोन भी पेबल होता है, तो इसी तरीके से डिबेंचर भी पेबल है। तो ये कितने के पेबल हैं, ऑब्वियसली 4 लाख 100 रुपये का एक डिबेंचर है, और आपने जो है वो 5,000 डिबेंचर सेल किए हैं, तो कितने हो गई है 5,000 100, दैट विल बी 5 लाख, ठीक है। सो 5 लाख टोटल आपकी लायबिलिटी यहाँ पे खुली हुई है, ठीक है, 5 लाख की, जो कि एक डिबेंचर की सूरत में, डिबेंचर्स पेबल की सूरत में। तो ये जो था वो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।